हेलो बच्चों, आपने क्लिक किया है आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्सिया, जिसमें हम डेली फिजिक्स के नए नए टॉपिक लेकर के आते हैं। और फिलहाल हम क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें से पहला चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट किया है। एक एक टॉपिक को हमने एक एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो आपको चैनल के पेज पर मिल जाएगा। हर एक टॉपिक पर एक नया वीडियो है और आज तीसरा दिन है। तीसरा वीडियो आज है सेकेंड चैप्टर का। सेकेंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके अंदर ज़्यादा जो मेजर पोर्शन है वो पोटेंशियल का है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने सबसे पहले पढ़ा था और पोटेंशियल के बारे में जानकारी दी थी पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फार्मूला डिराइव किया था, उसके लिए एक्सप्रेशन को फाइंड किया था। आज जो है थर्ड क्लास है, थर्ड वीडियो आज हम इस चैप्टर पर अपलोड कर रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि एक डाइपोल है और डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर, दो पॉइंट हम लेंगे, यहाँ पर दो पॉइंट अपने होंगे और दोनों पॉइंट का नाम एक्सियल और इक्वेटोरियल होगा। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल कैसे पॉइंट होते हैं, इसको कैसे याद रखा जाए। कभी कभी बच्चे भूल भी जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एक्सियल है और कौन सा इक्वेटोरियल है। इसको याद करने का बेहतरीन तरीका भी बताएंगे। तो ये जो दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है हमको और उसके लिए फार्मूला डिराइव करना है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब यहाँ देखें, डाइपोल डाई से बना हुआ है। इस डाई का मतलब होता है टू होता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर, तो यहाँ हम जो दो चीज़ों की बात करेंगे वो दो होंगे यहाँ पर चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस होंगे। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस होंगे और ये अपने दो पॉइंट चार्जेस मिलकर के बनाएंगे डाइपोल। तो सबसे पहले एक डाइपोल बना लेते हैं और फिर जो है अलग अलग पॉइंट पर हम इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल बनता कैसे है, दो चार्जेस लेते हैं, दो पॉइंट चार्जेस हम, और वो थोड़ी दूरी पर होते हैं, स्मॉल डिस्टेंस पर, और इनको कहा जाता है डाइपोल। यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं -q, और राइट साइड में यहाँ पर दूसरा वाला जो चार्ज है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो तो उसे कहते हैं डाइपोल। डाइपोल इस तरीके से बनता है। और ये जो स्मॉल डिस्टेंस है इसको कहते हैं, इसको हम लेते हैं 2a। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a। 2a क्यों लिया भाई हमने, क्योंकि इसका जो सेंटर होगा डाइपोल का, और इस डाइपोल के सेंटर से इतना पार्ट अपना a हो जाएगा और बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है ये भी a हो जाएगा। तो सेम डिस्टेंस आती है इसके सेंटर से। सेंटर सपोज दैट हम इसको o से सपोज कर लेते हैं। ये हुए अपने चार्ज, ये दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट के फॉर्म में होंगे। पॉइंट चार्जेस का मतलब बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है इसकी। अब हमें दो पॉइंट कौन कौन से हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है, इसके बारे में ज़रा सा ध्यान देते हैं। ये पॉइंट कौन कौन से होंगे, दो पॉइंट हमने बात किया था कि भाई एक एक्सियल पॉइंट है और एक इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो देखा जाए ये जो अपने डाइपोल हैं, डाइपोल बना है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से, और ये जो दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं इनको मिलाने वाली ये लाइन है। इस लाइन को हम दोनों तरफ अगर एक्सटेंड कर देते हैं, दोनों तरफ, तो जाहिर सी बात है लाइन हमेशा इन्फिनिटी तक जो है एक्सटेंड होती है, -इन्फिनिटी तक और यहाँ +इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसे कहेंगे डाइपोल का एक्सिस, इसे कहते हैं डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस। ठीक है, तो कोई अगर पॉइंट हम इस एक्सिस पर लेते हैं, डाइपोल के एक्सिस पर, उसे कहेंगे एक्सियल पॉइंट। तो पहला जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम, पहला जो केस होगा एट एक्सियल पॉइंट। इस एक्सियल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव करेंगे। एक्सियल पॉइंट पर मतलब कोई भी पॉइंट हम इस एक्सिस पर अगर लेते हैं उसे कहते हैं एक्सियल पॉइंट। ये अपना एक्सिस है। एक्सिस क्या है भाई, दोनों जो चार्जेज हैं उनको मिलाने वाली लाइन ही एक्सिस है। इस डाइपोल की एक्सिस है, ध्यान देने वाली बात है, डाइपोल की एक्सिस है और कोई एक्सिस नहीं है। ठीक है, इस डाइपोल की एक्सिस जो है उस पर अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं और वहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उसे कहेंगे एक्सियल पॉइंट कहेंगे। वो अपना जो है एक्सियल पॉइंट होगा। तो कोई एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, मान लिया पॉइंट P यहाँ पर हमारे लिए है। इस पॉइंट P पर हम
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, उसके लिए फार्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन चाह रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास एक फार्मूला हो जाए कि इस एक्चुअल पॉइंट पर, एक्सिस पर किसी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फार्मूला है, तो वो फार्मूला हम अप्लाई करके जैसे ही हमको वैल्यू दिया रहेगा कि भाई इसके सेंटर से इतनी दूरी पर पोटेंशियल निकालिए, तो आसानी से अप्लाई करके हम पता कर सकते हैं। तो सपोज दैट ये जो पॉइंट है वो इसके सेंटर से, ठीक है, इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, हमने बात किया है सेंटर से, ठीक है, सेंटर से बात कर रहे हैं, सेंटर से r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये जो है पॉइंट P है वो सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। इतना क्लियर है। अब देखा जाए कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, भले ये डाइपोल है लेकिन सामने हमें दिखाई दे रहा है कि दो चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। हमें पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट P पर, तो क्यों ना हम डाइपोल की बात भूल जाएं, सिर्फ ये समझे कि दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। और इस पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इनको अलजेब्रिकली जो है जोड़ना होता है। अगर ये वेक्टर होता तो वेक्टर सम निकालते हैं हम इसका, लेकिन ये जो चार्ज -q है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, सपोज दैट V1 सपोज कर लेते हैं, तो अगर हमें इस पॉइंट पर V चाहिए, मतलब इस पर जो हमें अगर V चाहिए, टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो इस -q चार्ज की वजह से जो होगा, सपोज दैट इसको V1 सपोज कर लेते हैं, वो पोटेंशियल हो गया। और सिमिलरली जो +q चार्ज की वजह से होगा, इसको V2 सपोज कर लेते हैं, तो दोनों का सम होगा, बिल्कुल अलजेब्रिक सम इसका जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पर, ठीक है। तो हमें यही कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है, क्योंकि भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर सम की तरीके से ऐड नहीं करना है, यहाँ हमें डायरेक्शन नहीं देखनी है, जो वैल्यू आ रही है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो पहला V1 है जो -q चार्ज की वजह से है, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज एट P। इसी पॉइंट P पर -q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसे कैसे लिखेंगे, V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और -q लिखेंगे चार्ज की जगह पर, अपॉन में क्या होता है, डिस्टेंस देखा जाता है कि इसके सेंटर से नहीं, हम इस चार्ज से डिस्टेंस देखेंगे, ये जो -q चार्ज है वहाँ से कितनी डिस्टेंस है। देखिए सेंटर से r है, बाकी ये A पार्ट A जो है उतनी वैल्यू हमने इधर छोड़ दिया है, तो A और इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाए कि -q से ये जो पॉइंट P है कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर होगा, A में हमें R को ऐड कर देना पड़ेगा या फिर R में A को ऐड करेंगे। क्या करते हैं, R में हम A को ऐड कर देते हैं, क्योंकि R बड़ा है A छोटा है, इसलिए बड़े में छोटे को ऐड करें, और ऐसा कहें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा भाई, इस बड़े वाले चीज़ की क्या होगा, बड़े वाले आदमी की बेइज्जती होगी। ऐसा नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं, दोनों बातें वही हैं कि छोटे में बड़े को ऐड कर दिया जाए चाहे बड़े में छोटे को, लेकिन भाई इसको थोड़ा सा इज्जत दो, ये बड़ा है, इसमें हम क्या करेंगे, इस छोटे से A को ऐड करेंगे। तो ये हुआ पहला पोटेंशियल जो -q की वजह से है इसी पॉइंट P पर। सिमिलरली जो है पोटेंशियल होगा ड्यू टू +q चार्ज, ठीक है, एट P, इसी पॉइंट P पर, जिसे हम V2 से चले रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको V1 लिखना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ +q चार्ज लिखेंगे अपॉन में। अब डिस्टेंस देखते हैं कि ये +q चार्ज की डिस्टेंस इस पॉइंट P से कितनी है। देखा जाए यहाँ तक r है और यहाँ O से लेकर के इस +q चार्ज तक की डिस्टेंस A है, तो हमें r में से ये वाली डिस्टेंस पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी r में से A को घटाना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस आएगी +q चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस। तो r में से हम क्या करेंगे, A घटा देंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 2 हो गया। अब हमने बताया था कि अगर पोटेंशियल पता करना है टोटल पोटेंशियल, तो ये भाई ये बिल्कुल अलजेब्रिक सम यहाँ निकाल लेते हैं। अलजेब्रा में जैसे ऐड करते हैं दो संख्याओं को, वैसे इनको भी ऐड कर दिया जाएगा, पोटेंशियल को भी ऐड कर दिया जाएगा। और पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा देखा जाए, टोटल पोटेंशियल एट P पर जो टोटल पोटेंशियल होगा दोनों चार्जेज की वजह से वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, बस इनको जोड़ने का काम बाकी रह गया है। V इक्वल कितना होगा, V1 + V2 होगा, ठीक है। जोड़ते हैं दोनों को, जोड़ने के लिए क्या करना है देखा जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ दोनों जगह कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, और यहाँ Q भी कॉमन है, बस ये जो एक जगह नेगेटिव है दूसरी जगह पॉजिटिव है। तो क्यों ना हम क्या करें कि भाई Q को और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं और एक ब्रैकेट बनाते हैं, और हमने
इसको पहले लिखना है क्योंकि इसके सामने माइनस लगा हुआ है, इस चीज़ को बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। सेकंड वाले जो V2 का वैल्यू है उसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसके सामने पॉजिटिव लगा हुआ है। तो बचा क्या है, 1/r माइनस ए बचा हुआ है, 1/r माइनस ए बचा हुआ है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस लगाएं क्योंकि इसके साथ माइनस था, और 1/r प्लस ए, ठीक है, ये वैल्यू बची है। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है भाई। अगर हम मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत जानते हैं तो भाई एलसीएम ले लेंगे, फटाक से कूद करके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा, r माइनस ए, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में r प्लस ए है। जब ऐसा हो तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस है, सेम वैल्यू है तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो क्यों ना हम एक ही बार यहाँ पर एक लाइन में लिख लेते हैं, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर दें चाहे ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद इस चीज़ से इसको डिवाइड करते हैं तो बचता है ये चीज़, यानी r प्लस ए लिख देते हैं, माइनस लगाते हैं। अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये बचेगा, r माइनस ए बचेगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है, इस वजह से r माइनस ए जब लिखेंगे तो इसका साइन सबका बदलते हुए लिखेंगे, r की जगह माइनस r हो जाएगा, इस माइनस ए की जगह प्लस ए हो जाएगा, इतनी वैल्यू आएगी। अब कुछ कटने लायक दिख रहा है हमें, r और r कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, बचा है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब q को इसके साथ भेज देते हैं, 2a बचेगा, 2 और q है, और उसके बाद a भी बचेगा, 2qa अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू दिखाई दे रही 2qa, ये p की वैल्यू है। p के बारे में पता है कि नहीं, p क्या है भाई, p अपना डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है क्या, q इंटू 2a होती है। जो डाइपोल की लेंथ है वो और जो चार्ज है, ठीक है, क्योंकि दोनों चार्ज सेम होते हैं, सेम अमाउंट के होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, बस पोलरिटी उनकी अलग अलग होती है डाइपोल में। तो कोई एक चार्ज और उसकी लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो डाइपोल मोमेंट आता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की तरफ होती है। पी की वैल्यू किधर की तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये पी का जो है डायरेक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट जो है अपना एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो 2qa इसकी जगह पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p, स्मॉल p यानी कि डाइपोल मोमेंट। और v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हम लिखेंगे p और अपॉन में कितना रहेगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इतना वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आई है किसी एक पॉइंट पर जो एक्सिस पर है, डाइपोल के एक्सिस पर है, उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है वो ये आ गया, जहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, 2qa है। समझ में आया इतना। अब अगर देखें एक केस यहाँ बनता है कि अगर यहीं पर इफ़, एक छोटा सा केस बनाते हैं, इफ़ कि अगर ये r जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो a से, अगर r को a से बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए तो होगा क्या, इसके सामने r के सामने a की औकात कुछ रह नहीं जाएगी। मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये रहेगा कि भाई a को हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है, a को 0 कर देना है इस फॉर्मूले में। अब क्या होगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद p तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा, a की वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो जाएगा, अपॉन में r स्क्वायर रहेगा। ये नया फार्मूला बनता है कब के लिए, जब r की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो, मतलब जो पॉइंट हम ले रहे हैं इस डाइपोल के एक्सिस पर वो बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, मतलब ये जो डाइपोल की लेंथ है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, तो उस समय जो है हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r स्क्वायर, ठीक है। अदरवाइज अगर डिस्टेंस कंपेरेबल है, मतलब दोनों आसपास हैं, जैसे मान लिया कि ये 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 10 सेंटीमीटर पे पूछा जा रहा है, 12 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर, उस समय हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे जो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। जहाँ a क्या है, इसके सेंटर से किसी एक चार्ज की डिस्टेंस है, या फिर कह सकते हैं कि इसका जो डबल है 2a है वो लेंथ है इस डाइपोल की। r क्या है, इस डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट p की डिस्टेंस है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं डाइपोल की वजह से, उसका एक्सप्रेशन कुछ अलग आया था, ये समझ में आया। अब दूसरा एक पॉइंट लेते हैं हम और उसे कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट किस पर था, डाइपोल के एक्सिस पर था, एट एक्सिस, ठीक है, एट एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसे कहेंगे एक्सियल पॉइंट। सिमिलरली वैसे ही एक दूसरा पॉइंट है जिसे हम कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, इसको कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट
इक्वेटोरियल पॉइंट। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले डाइपोल बनाएंगे और ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट है इसे समझाते हैं कि आखिर ये इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? इक्वेटोरियल का सीधा सा मतलब है, इसमें इक्वी आ रहा है ना, इसमें इक्वी आ रहा है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई कुछ इक्वल की बात हो रही है। क्या इक्वल की बात हो रही है अभी बताते हैं। एक हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये बन गया अपना डाइपोल, ठीक है। अब हमें इन दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट चाहिए। कैसे मिलेगा? कोई बता सकता है? बराबर डिस्टेंस पर, क्योंकि यहाँ इक्वल की बात है, इक्वेटोरियल पॉइंट हम यहाँ फाइंड करना चाह रहे हैं। इस दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट मिलेगा? अगर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस नहीं मिलेगी, यहाँ लिया तब भी नहीं मिलेगी, इस एक्सिस पर तो नहीं मिलने वाली। इधर आएंगे ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा लग रही है, ये कम है। अगर थोड़ा इधर आते हैं तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा अब बराबर कंपेरेबल दिख रही है। तो मतलब अगर हमने इस दोनों चार्जेज जो हैं, डाइपोल के जो दोनों चार्जेज हैं, वहाँ पर उन दोनों चार्जेज के बिल्कुल मिड में, ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है और जो डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ध्यान देना है, जो डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर जो भी पॉइंट मिलेंगे उनकी उस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों चार्ज से बराबर होगी। क्लियर है कि नहीं? जैसे देखा जाए, हमने यहाँ पर एक पॉइंट पी लिया है, ये पॉइंट पी ले लिया, इस माइनस क्यू से चार्ज इसकी डिस्टेंस सेम होगी और इस प्लस क्यू से भी उतनी डिस्टेंस होगी, ठीक है। चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और बिल्कुल देखें कि ये सेम है। ये वैल्यू कितनी है? ए है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी ए है, ठीक है, ये वैल्यू ए है। और अगर हमने ये पॉइंट इसी लाइन पर आर डिस्टेंस पर लिया है, सपोज इट आर डिस्टेंस पर लिया है, तो ये हो गया इसका हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस हो गया इस वाले ट्राइंगल का। वैल्यू क्या आएगी? बेस का स्क्वायर और फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर में। मतलब क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर में। सेम बिल्कुल ये भी होगा, आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर में। ये अपना हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी। और देखा जाए यही जो डिस्टेंस है माइनस क्यू से पी की है और यही डिस्टेंस सेम जो है प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस है। तो सेम डिस्टेंस हुआ, इसी को कहा जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इस लाइन पर, ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सब क्या होंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट होंगे। इसी लाइन पर एक पॉइंट पी हमने ले लिया है ऑलरेडी और इसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना चाह रहे हैं कि कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए फाइंड करते हैं। इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो होगा उसको हम V1 सपोज करेंगे और जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा उसको V2 सपोज करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो आएगा। सीधे सीधे ऐड कर दिया जाएगा, माइनस प्लस का यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देना है, आपको डायरेक्शन का भी कोई ध्यान नहीं देना है, दोनों को बिल्कुल अलजेब्रिकली जो है ऐड करना है, जोड़ना है। V1 देखते हैं भाई, अपना जो V1 होगा, V1 क्या होगा? इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद इस चार्ज को लिखेंगे, माइनस क्यू चार्ज है। डिस्टेंस देखेंगे इस माइनस क्यू से इस पॉइंट पी की कितनी है? स्क्वायर रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और डिस्टेंस माइनस क्यू से पी के जो डिस्टेंस है वो ये दिखाई दे रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट सपोज कर लेंगे। दूसरा, अगर हमने प्लस क्यू चार्ज की वजह से उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो कितना होगा? यहाँ प्लस क्यू लिखेंगे, अपॉन में डिस्टेंस तो सेम ही है, इस पॉइंट चार्ज की इस पॉइंट पी से कितनी डिस्टेंस? सपोज दैट ये अपना ए है पॉइंट और ये बी है जहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखे गए हैं। तो जो ए पी है वही बी पी भी है, तो सेम डिस्टेंस यहाँ पर ये भी लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन इसको करना पड़ेगा स्क्वायर रूट के अंदर में, ठीक है। ये हो गया, इतनी वैल्यू हो गई। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड सपोज कर लेते हैं। अब जो अपना टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल उसी पॉइंट पी पर, पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होगा? दोनों को जोड़ा जाएगा। जोड़ेंगे जरा देखें, ये वैल्यू यहाँ माइनस है, आगे माइनस कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्यू आएगा, डिस्टेंस सेम है, क्या है भाई? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ प्लस लिखते हैं क्योंकि दोनों को जोड़ना है। यहाँ देखें दूसरा वाला जो आया यहाँ प्लस है तो प्लस ही लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q है यहाँ पर, और अपान में डिस्टेंस सेम है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। देखा जाए दोनों वैल्यू सेम है लेकिन अपोजिट है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, पूरा का पूरा ये कट जाएगा, यानी कि v की वैल्यू यहाँ पर 0 आई है, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ 0 आई है। अगर कोई पॉइंट हमने इस इक्वेटोरियल लाइन पर लिया है तो वहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल 0 होगा। एक अगर सिंगल चार्ज होता तो उसकी बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, इसकी वजह से, डाइपोल की वजह से इस लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं, कोई भी, चाहे जहाँ ले लेते हैं, चाहे यहाँ दूसरा पॉइंट P डैश ले लेते हैं, चाहे एक और पॉइंट बहुत दूरी पर ले लेते हैं P डबल डैश, ठीक है, हर एक पॉइंट पर, वो हर एक पॉइंट जो इस लाइन पर आ रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पर आ रहा है, वहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, v की वैल्यू 0 आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। v की वैल्यू हमेशा इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 आएगी। एक्सियल पॉइंट पर 0 नहीं आ रहा था, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 आया है। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि भाई बताइए कि कहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर 0 है तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पर क्या होगा। पहले वीडियो में जब हमने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, एक फार्मूला हमने उस समय बताया था कि भाई जो अपना E होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ dV अपॉन dr होता है, ठीक है। इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब जो E है पोटेंशियल एक डिस्टेंस के हिसाब से कैसे वेरी कर रहा है, उसके माइनस साइन के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दिया था, उस समय हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 किया था, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो dV अपॉन में dr, ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और dV इधर लिखेंगे लेफ्ट में, राइट में क्या होगा, 0 इंटू dr होगा। अगर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, और ये जो 0 है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम जो है 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। तो जहाँ E 0 है वहाँ पर v कितना आया, कांस्टेंट आया। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन हमने एक पूछा था उसी समय कि कोई ऐसा एग्जाम्पल क्या है कि भाई जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो लेकिन पोटेंशियल 0 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो लेकिन पोटेंशियल 0 हो, बिल्कुल यही केस है। ये जो डाइपोल का इक्वेटोरियल वाला केस है, बिल्कुल यही है कि इस इक्वेटोरियल लाइन पर v 0 होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये 0 नहीं होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था पहली वीडियो में, आज हम इसका आंसर दे रहे हैं। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। सपोज दैट हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के सेंटर पर एक चार्ज रखा गया है, सेंटर पर प्लस Q चार्ज रखा गया है, और इसके कॉर्नर पर, ठीक है, कॉर्नर पर हम एक कॉर्नर पर क्या किए हुए हैं, यहाँ पर Q0 चार्ज रखे हुए हैं, और इस Q0 चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लेकर के आना चाह रहे हैं। इसको चले हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। B से A तक लेकर के आना चाह रहे हैं, तो कितना काम करना पड़ेगा, हमें W बताना है, कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है भाई। जो पोटेंशियल होता है वो असल में होता क्या है, W अपॉन Q0 ही होता है। जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं उसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे वर्क डन में, मतलब कितना काम करना पड़ रहा है, अपॉन में जो चार्ज है इसी को कहा जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी को पोटेंशियल कहा जाता है। हमने देखा, हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो पॉइंट है, सेंटर जो है, इस पॉइंट A से और इस पॉइंट B से, और इतना ही नहीं, पॉइंट C से भी और पॉइंट D से भी सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं। जब डिस्टेंस सेम है तो हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है 1/4πε0, और जो पॉइंट चार्ज है इसको हमने क्या किया, प्लस Q सपोज कर लिया, और डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं R है। R डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, सेम पोटेंशियल होगा। तो अगर हमने क्या करना है कि VA की बात करें तो ये VB के बराबर होगा, दोनों जगह सेम पोटेंशियल है, और सेम पोटेंशियल पर जब भी हम किसी चार्ज को लेकर के जाएंगे तो कोई काम करना नहीं पड़ेगा। जो W होगा यहाँ पर, काम जो करना पड़ेगा बिल्कुल 0, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि अगर हम यहाँ से सीधे इसको यहाँ पर लेकर के आते हैं तब भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे घुमा घुमा करके फिर यहाँ लेकर के आते हैं तब भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसको जो है ऐसे लेकर के आते हैं भाई, ये अभी भी हम नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे लेकर के आए तब भी कोई काम नहीं, W 0 होगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल पर लेकर के जा रहे हैं, सेम पोटेंशियल से उसी पोटेंशियल पर लेकर के जा रहे हैं, वर्क डन 0 होगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। एक चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथे एग्जाम्पल में हमारे पास एक सर्किल है, इस सर्किल का ये पॉइंट, ये सेंटर है, और सेंटर तो है ही, सेंटर पर हमने एक चार्ज रखा है, और इस चार्ज को ले लेते हैं
कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ इसके सरकमफरेंस पर एक पॉइंट ए है और इसके जो सर्किल के अंदर एक पॉइंट बी है और फिर से एक सरकमफरेंस पर यहाँ पॉइंट सी है। तो कहा जा रहा है कि अगर ए से बी तक अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं तो काम हमें W1 करना पड़ रहा है, और फिर बी से सी तक जो लेकर के जा रहे हैं वहाँ पर W2 करना पड़ रहा है काम। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, W1 और W2 के बीच में रिलेशन क्या होगा, क्या जो है W1 W2 से ज़्यादा होगा या फिर W1 W2 से कम होगा या फिर W1 W1 के बराबर होगा, ठीक है, W1 W2 के बराबर होगा। 3 ऑप्शन तुम्हारे पास दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ज़रा देखें, ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट सी, क्या ये सेम डिस्टेंस पर नहीं है? बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है, क्योंकि सेंटर पर चार्ज रखा गया है और ये दोनों पॉइंट जो ए और सी हैं सरकमफरेंस पर है। ये दोनों हमेशा सेम डिस्टेंस पर होंगे। जब सेम डिस्टेंस पर होंगे तो वी ए बराबर में वी सी होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इस पॉइंट बी की बात करें, ये थोड़ा सा सेंटर से पास में है कि नहीं, सरकमफरेंस पर नहीं है, ये अंदर में है, लेकिन कुछ डिस्टेंस पर तो होगा ना। सपोज दैट हम क्या करते हैं, आर डैश डिस्टेंस पर है ये पॉइंट बी। ये जो पॉइंट बी है इसका कुछ अलग पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो जब हम वर्क डन की बात करेंगे ए से बी तक लेकर के जा रहे हैं तो अपना इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। फाइनल वाला पहले लिखेंगे वी बी माइनस वी ए लिखेंगे, ठीक है, वी और इसे कहेंगे हम ए से लेकर के बी जा रहे हैं। अगर हमने फिर बी से सी लेकर के जाएँ, बी से सी लेकर के जाएँ तो क्या होगा, वी सी लिखेंगे और फिर माइनस वी बी लिखेंगे। वी ए है और वी सी ये दोनों बराबर हैं। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर क्या करेंगे, जो W1 है अपॉन में Q नॉट करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमें W2 काम करना पड़ेगा, अपॉन में Q नॉट करेंगे। तो देखा जाए यहाँ पर जो वी ए है वी सी के बराबर है। मतलब अगर हम देखें कि वी ए बराबर वी सी है तो यहाँ पर जो आएगा इस वी ए की जगह पर वी सी लिख देंगे, ठीक है। और ऐसा करने से होगा क्या, जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। जब पोटेंशियल सेम हो गया, ये वैल्यू सेम हो गई, ठीक है, तो ये वैल्यू जब सेम हो गई तो W1 और W2 ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। मतलब काम हमें कितना करना पड़ेगा, सेम काम करना पड़ेगा। चाहे तो हम ए से बी तक लेकर के जाएँ, उसमें जो काम करना पड़ रहा है W1, और बी से सी तक लेकर के जा रहे हैं उसी चार्ज को, पॉइंट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, उसमें उस समय हमें W2 काम करना पड़ रहा है। ये दोनों काम जो है, दोनों जो वर्क डन है वो बराबर होंगे, इस केस में बराबर होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पॉइंट ए है और पॉइंट सी दोनों सरकमफरेंस पर हैं। सरकमफरेंस पर है तो ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे, सेम डिस्टेंस पर है तो इनका पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन यहाँ पर इसके लिए बराबर होगा। इसी वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पर W1 बराबर W2, ये तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ सही है। तो ये था आज हमने पूरा जो है डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूरा डिस्कशन किया, जिसमें हमने 2 पॉइंट चूज किए थे, एक तो एक्सियल पॉइंट और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि डाइपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट हो। उस समय हमने देखा था कि भाई हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा था 1/4πε0, और जो P है डाइपोल मोमेंट आ रहा था ऊपर की तरफ, नीचे आ रहा था r² माइनस a²। लेकिन वहीं पर हमने क्या किया था, अगर एक केस लिया था कि r अगर a से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उस केस में क्या होगा, a को 0 सपोज कर सकते हैं। और इस केस में क्या आया था, 1/4πε0 पोटेंशियल की वैल्यू आई थी 1/4πε0, और P अपॉन में r² आया था। तो ये था एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फिर हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी देखा था। इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में हमने समझाया था कि ऐसी लाइन जो डाइपोल के मिड पॉइंट से पास करे और डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और वो ऐसी लाइन होती है जहाँ पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो दोनों जो चार्जेस हैं डाइपोल के, जो दोनों पोलरिटी हैं, दोनों जो पोल्स हैं डाइपोल के, 2 पोल, डाइपोल का मतलब 2 पोल का मतलब पोल तो होता ही है। 2 पोल बनते कैसे, दोनों चार्ज की वजह से बनते हैं, और दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। उन दोनों चार्ज से सेम डिस्टेंस पर होते हैं। अगर हम उस इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट, कोई भी पॉइंट उस लाइन पर हमेशा -q चार्ज से और +q चार्ज से बराबर डिस्टेंस पर होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इसीलिए उसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और इसीलिए उस लाइन पर जितने पॉइंट होते हैं उसको कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमने देखा था कि भाई एक अजीब, ठीक है, बहुत ही अनोखा रिजल्ट आ रहा था। पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आ रहा था, ठीक है।
और उसी इक्वेटोरियल लाइन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो जीरो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जीरो है। उस लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ आती है, जीरो नहीं होती है, ठीक है। और एक ऐसा केस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या ख्याल है, ये हमने पहले क्वेश्चन पूछा था, पहले ही वीडियो में आपसे पूछा था। उस समय क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि भाई जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट आ जा रहा है। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये ऐसा केस था डाइपोल वाला, जहाँ पर पोटेंशियल जीरो था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू आ रही थी, वो एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आई होप कि आप सबको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो थोड़ा बहुत तो आप कमेंट बॉक्स में उसको दे सकते हो, सर ये डाउट है और इसे हमें क्लियर करिए, ये कैसे होता है, या फिर कुछ अलग से आपको पूछना है, ठीक है, या फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस हों जो कंपटीशन लेवल के हों उसे पूछना हो तो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो फिजिक्स का नया टॉपिक होगा। और क्लास 12th का जो बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि अभी जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है थोड़ा सिलेबस कम था, यहाँ पर क्लास 12th में आते सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है और फिजिक्स का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है। और जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक से, दोनों पार्ट से, जो इस सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स में है ये बुक अपनी, इसमें दोनों पार्ट से क्वेश्चन आएंगे और दोनों को कंप्लीट करना, कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस पूरा सबसे पहले कवर करना है और जल्दी कवर करना है। इसके लिए क्या करना होगा, जितना जल्दी आप शुरुआत कर दो। हमने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया, सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। और फिर सेकंड चैप्टर के सारे वीडियोस ऐसे ही टॉपिक वाइज हम डालेंगे और फिर ऐसे सारे चैप्टर के वीडियोज़ पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाओ, बिल्कुल बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं और फिर बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। क्लास 11th में जो लापरवाहियाँ हो रही थी उसको बिल्कुल दरकिनार करते हुए उसको भूल जाइए कि हाँ उस समय जो सिचुएशन थी बहुत रिलैक्स था, उस चीज़ को भूल करके थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा और फिर तब जो है हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, इतना आपको समझना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।